नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी के लिए आज की इस यूनिट में हम बात करेंगे बीएसटीसी सेकेंड ईयर का थर्ड जो पेपर है उसका आपका चौथा यूनिट है। ये थर्ड पेपर का चौथा यूनिट सेकेंड ईयर में स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा का 1947 से 1992 तक का विकास हम पढ़ेंगे। यहाँ पर 1947 से 1992 तक के बीच की बात इस कहानी में, इस यूनिट के अंदर। इसमें आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा उन सबको आप लोग एक बार रट्टा मार के जाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। शालीनता से 20 मिनट का मात्र वीडियो होगा और 20 मिनट में आप लोग आराम से अपना कम से कम 8 से लेकर के 10 नंबर तक प्राप्त कर सकते हो और प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि इस YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखें। भविष्य में आपको इसमें रीड की क्लासें भी आपके लिए चलाई जाएगी। ध्यान रखना, आप लोग रीड को बहुत बारीकी से हम पढ़ेंगे चैप्टर वाइज। और हमारे एप्लीकेशन पे भी आपको कोर्स दिया गया है, टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपको सबसे पहले याद रखना है कि शिक्षा जो है पहले राज्य सूची का विषय था, सबसे पहले याद रखना है। लेकिन वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। लेकिन कब किया गया था, याद रखना 1976-77 के अंदर शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कब किया गया था, 1976-77 में। आया समझ में। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय अथवा राजकीय अनुदान से चलने वाले शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं देने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो भैया किसी भी विद्यालय के अंदर, किसी भी गवर्नमेंटेड स्कूल के अंदर कभी भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। इसका विरोध कौन करता है, अनुच्छेद 28(1). ध्यान रखना, 28 अनुच्छेद है और उसका भाग कौन सा है, पहला भाग है। तो याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आता है, जोधपुर रियासत में सभी प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालयों में बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम कब लागू किया गया था। तो आंसर होगा आपका 1948 के अंदर। अगला प्रश्न है कि पूरे भारत के अंदर 1947 में हमारी यूनिवर्सिटी की संख्या कितनी थी, यानी विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी थी 1947 के दौर में। तो याद रखना 19 थी उस समय पर। वर्तमान में तो बहुत सारी हो गई है, लेकिन शुरुआत में 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था उस समय 19 थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है कि विश्वविद्यालय आयोग जो है आपका, उसका गठन कब किया गया था साथियों, 1948 में ही किया गया था। उसके बाद है अगला प्रश्न है कि मुदालियर आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना डॉक्टर A.L. मुदालियर, और इन्हीं के नाम पर इस मुदालियर आयोग का नाम रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न है कि किस आयोग या समिति ने कहा है कि माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे कमज़ोर कड़ी है। तो ये कहा था मुदालियर आयोग ने। किसने कहा था, मुदालियर आयोग या मुदालियर कमीशन, एक ही बात है, कमीशन का मतलब आयोग। अगला प्रश्न है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा संरचना का सुझाव कौन सा दिया था। तो याद रखना मुदालियर शिक्षा आयोग ने 11+3 का सूत्र दिया था शिक्षा के अंदर। लेकिन याद रखना RBSC जो बोर्ड है, हमारी नई शिक्षा नीति जो है, ठीक है, नई शिक्षा नीति कौन सी, 1986 वाली द्वितीय, उसको हम उस समय पर 1986 की नवीन नीति बोलते हैं। लेकिन अब वर्तमान में नवीन नीति 2020 की जो नरेंद्र मोदी ने लागू की गई थी, तो 1986 की जो नीति थी उसके अंदर जो आंकड़ा था वो था 10+2+3 का, ठीक है ना, यानी 10वीं प्लस 12वीं प्लस ग्रेजुएशन 3 वर्ष की, ये आंकड़ा दिया था। तो ये आपको याद रखना। और माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिया था 11+3, ठीक है। और शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना डॉक्टर DS कोठारी। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न आपका आता है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था, 1964 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, देखिए भाई, भारत सरकार ने यशपाल समिति का गठन कब किया था, 1992 के अंदर। और यशपाल समिति की सिफारिशों के बारे में याद रखना, आगे प्रश्न हम बताएंगे। तो 1992 में इस समिति का गठन किया गया था साथियों। अब आते हैं हम अगले प्रश्नों पर, और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका आता है कि आज़ादी से पहले राजस्थान की किन रियासतों में बुनियादी शिक्षा पर काम होता था।
तो ऐसी हमारी 3 रियासत याद रखनी है, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। ये 3 रियासत थी जिन पर बुनियादी शिक्षा पर काम किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुनियादी शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य आपको याद रखने हैं। पहला है कि बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के बाद बालक का किसी भी उद्योग के द्वारा आजीविका हेतु धन का अर्जन करना, यानी कि पैसा कमाना, सबसे बड़ी चीज़। दूसरा उद्देश्य था बालक का नैतिक विकास करना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो 4 नवंबर 1948 को की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके थे। और इन्हीं के जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं 5 सितंबर को। भैया याद रखना, 5 सितंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसी विश्वविद्यालय जो आयोग है इसका दूसरा नाम भी आपको याद रखना है। क्या नाम रखा गया था? राधाकृष्णन आयोग, इसी का नाम है। चलिए अगला प्रश्न है, अब आते हैं हम माध्यमिक शिक्षा आयोग के ऊपर। इसकी नियुक्ति कब की गई थी? 23 सितंबर 1952 को की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर साहब। और इसी माध्यमिक शिक्षा आयोग को साथियों हम मुदालियर आयोग भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? मुदालियर आयोग है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आता है, देखिए कोठारी आयोग की नियुक्ति की पूछी जाए बात, तो कोठारी आयोग की नियुक्ति की गई थी 14 जुलाई 1964 के, और जिसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर DS कोठारी। याद रखना भाई, दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये सेकंड शिक्षा नीति की बात हो रही है भैया। ठीक है, उस समय पर जब हमारा कोर्स बना था ना, उस समय पर ही इसका जिक्र किया गया था। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये दूसरे नंबर की 1986 में, जिस समय पर हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। कौन थे? मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? एक बार वीडियो को लाइक करेंगे। राजीव गांधी थे। लेकिन पूछा जाए नई शिक्षा नीति और कौन सी है? अभी बनाई है भैया, नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है। उस समय प्रधानमंत्री, वर्तमान में तत्कालिक प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। और वर्तमान की शिक्षा प्रणाली 1920 की शिक्षा नीति है, जो आने वाला है आंकड़ा आपको हम बताएंगे। और रेट के अंदर भी नई शिक्षा नीति पर जिक्र किया गया, बहुत शानदार, पढ़ेंगे आप लोग इसी चैनल पे। अगला प्रश्न है आपका, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 वाली, ये प्रथम शिक्षा नीति है जो इंदिरा गांधी के समय पर बनाई गई थी। याद रखना एक एक फैक्टर को अच्छी ढंग से। 1986 की जो शिक्षा 68 की शिक्षा नीति थी, भाषाओं के अध्ययन हेतु क्या क्या अनुशंसा उसमें प्रस्तावित की गई थी पहली शिक्षा नीति में? तो माध्यमिक स्तर पर राज्य सरकारें त्रिभाषा सूत्र अपनाएगी। पहली भाषा त्रिभाषा सूत्र, इसका मतलब एक तो मातृभाषा होगी, दूसरी हमारी क्या होगी? मातृभाषा के साथ में हमारी अंग्रेजी होगी, और तीसरी क्या होगी? हिंदी भाषा होगी। ये हो गया त्रिभाषा सूत्र, याद रखना आप लोग। आगे बात करेंगे। दक्षिण भारतीय प्रदेशों में प्रादेशिक भाषा और अंग्रेजी के अलावा हिंदी का भी अध्ययन होना चाहिए। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का विकास होना चाहिए। ये प्रस्तावित सूचनाएं रखी गई थी उसके अंदर। और ये प्रश्न हम ऑलरेडी पिछली यूनिट में पढ़ा चुके हैं, यूनिट नंबर शायद 2 में, कि बिना बोझ के शिक्षा की अवधारणा, यानी इसका प्रतिवेदन क्या था, ये क्या चीज़ थी? तो याद रखना, भारत सरकार MHRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रोफेसर यशपाल जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था 1992 के अंदर, जिसमें यशपाल समिति के नाम से जाना गया। और जुलाई 1993 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसका शीर्षक रखा गया बिना बोझ के शिक्षा। इस प्रतिवेदन का मुख्य केंद्र स्कूली बच्चों के बोझ को कम करते हुए अधिगम गुणवत्ता में सुधार लाने का उपाय किया गया। आज भी आप लोग जानते हो कि हर शनिवार को सरकारी विद्यालयों के अंतर्गत हर शनिवार, ठीक है ना, कौन सा दिन मनाया जाता है? नो बैग डे मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है? नो बैग डे मनाया जाता है। वो इसी ही सिफारिश के अंतर्गत लागू किया गया था, वर्तमान में किया गया है। और याद रखना, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, ठीक है, ये अभियान लागू किया गया था। आप रीट में सब पढ़ेंगे साथियों इसी चैनल पे, और मज़ा आएगा आप लोग देखना। आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं।
आज़ादी के समय हमारे देश में शिक्षा का ढांचा किस प्रकार का था, तो इसकी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बड़ा प्रश्न है, लघुत्तरात्मक और इम्पोर्टेंट भी है, और आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक प्ले स्टोर पर भी दिया गया है, और आप लोग इससे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं उस लिंक से, और जिसमें आपको 109 रुपये के कोर्स में आपको उस चीज़ को बताया गया है, वो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको और निकाले गए हैं जो आपके सीधे पेपर में छपेंगे। इस चीज़ का हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं। आप लोग इसी कोर्स से जो आप 109 रुपये में लेंगे, उससे आपकी आराम से 65-70% बखूबी बनेगी, बहुत शानदार तरीके से क्रॉस अच्छा स्कोर भी होगा कम समय के अंदर। तो आज़ादी के समय देश में शिक्षा का ढांचा क्या था, चलिए। स्कूली शिक्षा कक्षा 1 से 10वीं तक होती है। आमतौर पर प्राथमिक कक्षा 1 से 4 तक मानी जाती थी। कक्षा 5 से 8वीं तक उच्च प्राथमिक विद्यालय होते थे। हाई स्कूल में 9वीं और 12वीं होती थी, 10वीं होती थी, और इसके बाद मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट परीक्षा होती थी। यह ढांचा कुछ बदलावों के साथ भारत के सभी प्रांतों में लागू हुआ। इसके बाद उस समय महाविद्यालय स्तर पर 2 वर्ष का इंटरमीडिएट कोर्स होता था, जो मैट्रिकुलेशन के बाद और स्नातक की उपाधि के पहले होता था। यानी कि आप जो ग्रेजुएशन बीएससी बीए वगैरह करते हैं ना, वो 11वीं और 12वीं ये क्या होता है हमारा, ये होता है मैट्रिक सर्टिफिकेट, यानी 11वीं 12वीं को मैट्रिक बोला जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्नातक की उपाधि बीए बीएससी या बीकॉम 2 वर्ष की होती थी पहले, और इस तरह उस समय शिक्षा का स्तर क्या होता था, 10+2+2 होता था, यानी कि 10वीं प्लस 12वीं प्लस 2 वर्ष की ग्रेजुएशन। लेकिन आज क्या हो गया, आज वर्तमान में चल रहा है 10+2+3 3 साल की ग्रेजुएशन, है कि नहीं। अब ये भी शिक्षा पद्धति में बदलेगा 2020 वाली में, आप लोग देखना, याद रखेंगे इस चीज़ को आप। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए आता है, संविधान में अनिवार्य शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। तो याद रखना, हमारे संविधान में सभी के लिए 14 वर्ष तक तो बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा है। 5 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। यानी कि पहली से लेकर के 8वीं तक बच्चा निःशुल्क पढ़ेगा, जिसको हम आरटी अधिनियम 2009 के अंतर्गत बात करते हैं। और ये आरटी अधिनियम रेट में आप बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। देखो, आज से ही आप लोगों में वो भूख बढ़नी चाहिए पढ़ने की कि हम रेट में कुछ करेंगे। तो यह अनुच्छेद 45 के अंदर जिक्र किया गया है आरटी 2009 का, लेकिन ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंतर्गत होने की वजह से बाध्यकारी नहीं था। स्वतंत्रता के लगभग 50 साल बाद शिक्षा बच्चों का अधिकार नहीं हो सका। अंततः 1993 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार एक केस लगाया गया था जिसका नाम था उन्नी कृष्ण वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य, और इसके बाद 1993 के बाद में संसद द्वारा शिक्षा को संवैधानिक अधिकार दिया गया, और यह देश के नागरिक अधिकारों के शिक्षा में एक मील का पत्थर साबित हुआ था। ठीक है ना। तो ये शिक्षा का अधिकार किस में आ गया, वर्तमान में अब मूल अधिकारों के अंदर शामिल कर लिया गया है। मैंने आपको पिछली यूनिट में मूल अधिकारों के बारे में बताया था, और आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए होंगे मूल अधिकार। और यही मूल अधिकार आप लोग अब हमारी जब रीट की एग्जाम होगी मेंस वाली, उसमें हम सामाजिक विज्ञान के अंदर पढ़ेंगे भैया सब कुछ। ठीक है, हमारा संविधान पाठ का नाम है। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा भैया, आइए चलिए। तो अपना प्रश्न है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश कौन कौन सी थी, ज़रा उनका उल्लेख आप लोग करेंगे इस प्रश्न में। देखिए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा कि इंटरमीडिएट परीक्षा को विद्यालय शिक्षा में शामिल किया जाए, और विद्यालय शिक्षा 12 वर्ष तक हो। इसके बाद 3 वर्ष की स्नातक शिक्षा हो। यह प्रस्ताव दरअसल विद्यालयीन शिक्षा में एक रूपता और गुणवत्ता लाने का प्रयास था। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि महाविद्यालय स्तर पर प्रथम वर्ष में ऐसी शिक्षा दी जाए जो विद्यार्थियों को सामाजिक सरोकारों से परिचित कराए और नागरिक के रूप में तैयार करने में सहायक हो। इसके बाद विद्यालयों को किन्हीं विशिष्ट विषयों में दक्ष होने की शिक्षा भी प्रदान की जा सकती है। आयोग ने यह सुझाव भी दिया कि विश्वविद्यालयों में मौलिक अनुसंधान होने चाहिए ताकि उसका प्रभाव शिक्षा पर पड़े। उस समय देश में कुशल वैज्ञानिकों की आवश्यकता थी, इसलिए विज्ञान शिक्षकों को पर्याप्त वेतन व अनुसंधान सुविधाएं आदि देने की सिफारिश की थी। किसने? विश्वविद्यालय आयोग ने। तो ये आप लोग पढ़ेंगे प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका मुदालियर आयोग, सॉरी ये वाला नहीं, दूसरा है वो। चलिए आगे देखते हैं कौन सा था। जी बिल्कुल,
मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के ढांचे के संबंध में क्या सुझाव दिए? आयोग ने माध्यमिक के तत्कालीन ढांचे में बदलाव करने के सुझाव दिए। उन्होंने इंटरमीडिएट स्तर को खत्म करने की सिफारिश की। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार 4 या 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा यानी जूनियर बेसिक लेवल शिक्षा के बाद 3 वर्ष का मिडिल लेवल सीनियर बेसिक या जूनियर सेकेंडरी स्तर होना चाहिए। इसके बाद एक उच्च माध्यमिक स्तर बना सीनियर सेकेंडरी जो 4 वर्ष का होना चाहिए। साथ ही विश्वविद्यालय के स्नातक स्तर को 3 वर्ष का करने का सुझाव दिया, अर्थात 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा और 3 वर्ष की स्नातक। और इसका आंकड़ा क्या बनाया गया था? फॉर्मूला ये बनाया गया था भाई, ठीक है ना। ये हो गया प्राथमिक, इसको हो गया उच्च प्राथमिक, ये हो गया अपना माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, और उसके बाद अपना आ गया इंटरमीडिएट। क्लियर? ये सॉरी, ये आ गया अपना ग्रेजुएशन। इस तरीके से था वो। अगला प्रश्न आपका आता है, देखिए, कॉमन स्कूल सिस्टम की विशेषताएं। कॉमन स्कूल सिस्टम की विशेषताएं क्या थी भाई? या फिर समान विद्यालय प्रणाली के क्या लाभ? एक ही बात है, कॉमन स्कूल सिस्टम बोल लो चाहे समान विद्यालय प्रणाली, एक ही बात है इंग्लिश में। तो इसकी विशेषताएं क्या है? कोठारी आयोग ने कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने की सिफारिश की, जिससे शिक्षा राष्ट्रीय विकास और सामाजिक राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में सशक्त माध्यम बन सके। इसके अतिरिक्त आयोग के मतानुसार यह समाज के सभी बच्चों के लिए खुला होगा, भले ही वे किसी भी जाति, धर्म, वर्ग या संप्रदाय से संबंधित हो। इसमें अच्छी शिक्षा तक पहुंच संपत्ति या वर्ग के आधार पर नहीं बल्कि प्रतिभा के आधार पर होगी, जिसमें सभी विद्यालयों में समुचित स्तर की शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इनमें कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा शिक्षा का। इनमें एक सामान्य अभिभावक की ज़रूरत को पूरा किया जाएगा ताकि वे अपने बच्चों को इस व्यवस्था के बाहर महंगे स्कूलों में बेचने पर विचार ना करें, यानी कि एक गरीब से गरीब बच्चे को इसमें शिक्षा प्राप्त हो जाए। तो इस तरीके से आपको अपने इस यूनिट को मैंने कंप्लीट किया, जो प्रश्न थे। बात आती है यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्नों की। तो मैंने एप्लीकेशन पर आपको 20 मॉडल पेपर दिए हैं, और 20 मॉडल पेपर में मैंने सारे के सारे जितने भी निबंधात्मक प्रश्न हैं, लघुत्तरात्मक हैं, वहाँ पे और अच्छे तरीके से जिक्र किया है। आप लोग अगर इन 20 मॉडल पेपर को पढ़ के चले जाएंगे ना एक बार, तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, चिंता खत्म, टेंशन खत्म, ठीक है ना। तो आप लोग जाइए एप्लीकेशन पे ज्वाइन कीजिएगा अपने कोर्स को। मात्र 109 रुपये में आपका पूरा साल क्लियर हो जाएगा। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई रिस्क नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।